स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर्स, ओके। चैप्टर नंबर 6 का ये सेकंड लेक्चर्स है। जो आगे का चैप्टर्स के अंदर जो हमने रिकॉलिंग चलाया था फर्स्ट लेक्चर्स में, उसका जल्दी से यदि हम रिकॉलिंग कर दे, ओके, तो फटाफट से हम रिकॉलिंग कर देते आगे का लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर्स में जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ था वो, जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। पहले तो हमने वर्क के बारे में समझा था। वर्क क्या है? वर्क ऐसी चीज है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की लैंग्वेज में, यदि बंदा बैठा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वर्क कहलाएगा नहीं। क्लियर है? सेकंड चीज डेफिनेशन सीखी थी। वर्क किसको बोलते हैं? फोर्स यदि अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स की वजह से बॉडी उस डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेस्ड हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे वर्क। ओके, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। खास ध्यान रखना, फोर्स वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ हम फोर्स नहीं वर्ड यूज करेंगे, फोर्स अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, वो फोर्स हम इस फॉर्मूला में डालते हैं। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूज द एफ डॉट एस, नॉट एफ इंटू एस। एफ इंटू एस दोनों मल्टीप्लाई में फोर्स इंटू एस डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? फोर्स डॉट एस, जिसकी वजह से डॉट की वजह से यहाँ कॉस थीटा आ जाए। ओके, तो हमारा डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला डेफिनेशन को ओबे करें। ओके, जो आगे के स्टैंडर्ड में हम 8-9 में सीखे उसमें खाली फोर्स था, यहाँ आपको एफ कॉस थीटा आएगा। जरूरी नहीं कि एफ कॉस थीटा है, यहाँ एस कॉस थीटा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर हो सकता है, डिपेंड कर रहा है। यूनिट उसके देखे थे जूल और ये सारे, अर्ग और जूल के साथ का रिलेशन 10⁷, वो याद रखना। रिकॉलिंग करने के लिए एमसीक्यू देखे थे हमने। ओके, डिस्प्लेसमेंट चेक करना था, उसमें टाइप्स ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क में एंगल 0 से 90 के बीच का था। डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फोर्स की डायरेक्शन में लगता था, नेगेटिव डायरेक्शन एग्जांपल पॉजिटिव फोर्स का था, लिफ्ट कर रहे बॉडी को ऊपर ले जा रहे हो, जहां फोर्स वहां डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं। नेगेटिव फोर्स के लिए एंगल यहाँ ऑब्ट्यूस आएगा, 90 से ज्यादा होगा। फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगी। चेक कर सकते हो आप, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है। फ्रिक्शनल फोर्स उसका बेस्ट एग्जांपल है, या ग्रेविटेशनल फोर्स उसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, माइनस आएगा, ध्यान रखना, माइनस एफ इंटू एस, नेगेटिव 0, यानी कि जब एंगल 90 हो, फोर्स यदि लग ही नहीं रहा है, या फोर्स जो लग रहा है वो और उसके बीच का एंगल 90 हो, तो इसी हिसाब से उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नो वर्क, यानी कि उस फोर्स के रिगार्डिंग कोई वर्क होगा नहीं, यानी कि नो वर्क, वर्क 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल उसके मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो आगे वाला एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का। ओके, फॉर्मूला भी ये डिराइव किया था, कैसे आ रहा है वो वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साइक्लिस्ट का एग्जांपल लिया था हमने, एक ये भी एग्जांपल लिया था वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क निकालने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ वर्क जीनी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ऊपर ले जा रहे हो फोर्स, तो एफ इंटू एस mgh, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी काफी बार बोल सकते हैं। दूसरा है कि ये भी खास ध्यान रखना इसके केस के लिए, वर्क जो होगा आपका हॉरिजॉन्टली एफ इंटू एल साइन थीटा होगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है किसी को फर्स्ट लेक्चर्स में? नो। ओके, नाउ सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करते। आज का हमारा टॉपिक वेरिएबल फोर्स होगा। टॉपिक छोटा है तो शायद पूरा एक टॉपिक छोटा है, राइट? तो मैंने न्यूमेरिकल्स थोड़ा इसके अंदर ज्यादा डाल दिए थे, क्योंकि हम जनरली टॉपिक वाइज लेक्चर्स लेते हैं, इसलिए। तो आज के टॉपिक में जो मेन चीज है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स हमने आगे के टॉपिक में सीख लिया था, आज हम सीखेंगे वेरिएबल फोर्स। फिर भी ये कांस्टेंट फोर्स के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में सब कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान रखो, जब फोर्स कांस्टेंट होता है, यानी कि ये फोर्स है, तो उसके रिगार्डिंग ग्राफ से यदि आपको वर्क फाइंड करना है तो क्या करेंगे? कोई बता सकता है? If you have to find out the work from the constant force or variable force from the graph, area. yes, very good, area find। common logic यहाँ force versus displacement, कोई भी ग्राफ हो उसका दोनों का, जिसके वर्सेस जिसके हो, यानी कि जो वेरिएबल हो दोनों का मल्टीप्लाई करो, वो कॉमन लॉजिक है, वो एरिया आता है। तो आपको पता है यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, एफ इंटू एस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ एरिया निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि जो ग्राफ दिया होता है और आपको वर्क फाइंड आउट करना होता है। ओके, श्योर?
तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंदर एरिया जो होगा वो वर्क हो जाएगा। वर्क यदि फाइंड करना है फ्रॉम ग्राफ, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो अब हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स के बारे में। वेरिएबल फोर्स क्या है? देखो आगे के टॉपिक में हमने देखा था जो फोर्स था वो स्ट्रेट लाइन में था, यानी कि फोर्स इज कांस्टेंट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब यदि समझ लो आपका जो फोर्स है कुछ इस हिसाब से जा रहा है ऐसे, तो यहाँ वैल्यू चेंज हो रही थी। समझ लो यहाँ मैं यदि 10 लूँ तो यहाँ 11 था, थोड़े टाइम के बाद वो 12 था, थोड़े टाइम के बाद 15 था, थोड़े टाइम के बाद वो 14 हो जाएगा। यानी कि फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है। यानी कि जनरली प्रैक्टिकली हम सोचे ना तो कांस्टेंट फोर्स जनरली पॉसिबल ही नहीं होता है। कांस्टेंट फोर्स जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जो भी फोर्स आप रूटीन लाइफ के अंदर, आपके कार के अंदर या कहीं भी आप लगा रहे, वो फोर्स जनरली वेरिएबल फोर्स होगा। तो यानी कि जो 9th और 8th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो वर्क एनर्जी सीखे थे, वो जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप इनिशियली उस लेवल पे स्टार्ट हुए थे। यहाँ जो आपको सीखना है वो प्रैक्टिकली वर्क एनर्जी एंड पावर सीखना है। यानी कि आपको उस केस में एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली सम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके बारे में सीखना है। लुक, ये यहाँ से यहाँ गया। कॉमन लॉजिक है, मैंने एक चीज बताई थी कि एरिया फाइंड करना है यहाँ, तो ये तो चीज इजी थी भाई, मैं यदि ऐसे जा रहा है ग्राफ और मुझे यहाँ तक फाइंड करना है इतना डिस्प्लेसमेंट तक, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ, यदि रेक्टेंगल हो तो, हाँ कि ना? ट्रेपिजम्स हो तो भी निकाल सकता हूँ मैं, यदि मेरे पास यानी कि लीनियर रिलेशंस हो तो सब कुछ हो सकता है। इसका भी मेरे पास ऑप्शन है, ये ट्रेपिजम हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन है मेरे पास जब फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ वेरिएबल होगा यदि, इस केस में ऐसा फिगर का कोई फॉर्मूला नहीं है। है किसी के पास इस फिगर का एरिया का फॉर्मूला? किसी के पास? मैंने वेक्टर के अंदर ये चीज सिखाई थी, जब इस टाइप के एरिया फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे बच्चों? छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट में, यदि वेक्टर में बहुत डिटेल में गया था, यदि देखा नहीं हो तो वीडियो देख लो। अभी यहाँ ओवरऑल समझाऊंगा मैं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा उस टाइम जितना। बाद में क्या करूंगा मैं, ये है ऐसे रेक्टेंगल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भाग जो है वो रेक्टेंगल बन गया, हाँ कि ना? यदि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ ऑफ एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो समझ लो ये डिस्प्लेसमेंट को मैं यदि डेल्टा एक्स 1 ले रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर मैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स 2 ले रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में यदि कन्वर्ट कर दोगे तो उस छोटे छोटे फोर्स और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का यदि आप एडिशन करोगे, मैंने याद रखा हो तो मैंने एक चीज बताई थी, इंटीग्रेशन वही काम आता है। इंटीग्रेशन कहाँ आता है? जब इस टाइप के ऑन वेरिएबल वैल्यूज होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका एडिशन करना है। एडिशन यदि ऐसे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होते, क्योंकि ये जो है वो कर्व भाग है, कर्व भाग का हमारे लिए मैथ्स में कोई यूज नहीं होता। ये जब कर्व भाग होता है तब हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। ये छोटे छोटे भाग में कर, तो ये छोटा छोटा जो भाग पड़ रहा है वो कर्व नहीं है, वो स्ट्रेट है कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे भाग का एडिशन कर दूंगा, तो वो जो मुझे मिलेगा वो मुझे इंटीग्रेशन मिलेगा। तो फाइनली जो वैल्यू मिल रही है मुझे वो इंटीग्रेशन फॉर्म में मिलेगी। ओके, लाइक समझ लो यदि मुझे डेरिवेशन करना है वर्क का, तो मैं पहले कोई एक सिंपल सा एरिया ले लूंगा, कोई एक कंपोनेंट ले लूंगा, उस कंपोनेंट्स में फोर्स एफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स लग रहा है, तो मुझे डेल्टा एरिया मिला इतने ही भाग का। अब मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल यहाँ एक्स आई है, फाइनल यहाँ एक्स एफ है। तो मैं यदि उस एरिया फाइंड कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ। ओके, इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैथ्स वाले हो तो थोड़ा डिटेल में जाओ, क्योंकि आपको इसके इंटीग्रेशन में काम आएगा ये सब कुछ। ये वन टाइप ऑफ मैंने एक एग्जांपल लिया, उसके जरिए मैं यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करूँ, यानी कि ऐसे छोटे छोटे भाग का एडिशन कर दूंगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा मुझे। कैसे करूंगा? तो लाइक एग्जांपल में मुझे फाइंड करना है वर्क, तो पहले मैं छोटा सा वर्क फाइंड करूंगा। कौन सा वाला? ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए
कितना वर्क चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू, बोलो कितना होगा डेल्टा डब्ल्यू, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, हाँ कि ना, हाँ एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एरिया जो मिला हमें वो वर्क मिला, वो वर्क कितना था, छोटा सा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू। ओके, वन टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ टोटल वर्क। मुझे यदि टोटल फाइंड करना है तो मैं ऐसे छोटे छोटे भाग का एडिशन कर दूंगा, एफ इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। कहां से कहां, ये वेरिएबल यहाँ एक्स है तो एक्स आई से लेके एक्स एफ तक एडिशन कर दूंगा, छोटे छोटे सारे पार्ट्स का। सम ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, ये चीज समझ में आनी चाहिए, बोलो क्लियर है ये का मीनिंग पता चला ना सभी को। टोटल वर्क के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा सा वर्क था उसका ऐसे छोटे छोटे भाग का एडिशन कर दूंगा सारे कंपोनेंट का, इसीलिए मैंने सिग्मा वर्ड यूज किया। अब ये जो लिमिट डेल्टा एक्स, आपको पता है कि जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेते, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेते और मैं यदि टोटल वर्क फाइंड करूं लिमिट लेके, अब आगे लिमिट का मीनिंग क्या हुआ कोई बता सकता है? लिमिट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ, ये जो dx है वो बहुत छोटा है, ओवरऑल नियर अबाउट 0.0001 जितना, तो ऐसे छोटे छोटे भाग लेते तब वो सम किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, मैंने इंटीग्रेशन में बताया था आपको। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जब ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का एडिशन करते हैं तो वो एडिशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर। यार क्यों ऐसा कर रहे हो, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हाँ। एफ ऑफ एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। कहां से कहां लिया X. मैंने, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। ये आपका अच्छा। फाइनल वर्क का फॉर्मूला मिला, ये आपका वर्क का फॉर्मूला मिला। यानी कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क का फॉर्मूला एफ इंटू एक्स होता है, एफ इंटू डेल्टा एक्स एंड एस कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू एस होता है। बोलो क्लियर, यहाँ सॉरी डी एक्स यूज करना पड़ेगा, चाहो तो यहाँ डी एक्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर, यहाँ लिमिट आप अपने हिसाब से रख दो, जहां से जहां एडिशन करना है। यदि ऐसा है तो यहाँ से यहाँ तक का करना है, समझ लो ये वैल्यू 5 और ये वैल्यू 10 है, इतना ही मुझे वर्क फाइंड करना था। यहाँ 5 से 10, यहाँ मुझे 2 से 15 तक करना है तो 2 से 15, जहां जितना फाइंड करना आपको दिया होगा एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में, कौन सी लिमिट डालनी है। ये वेरिएबल का मिला आपको, ये कांस्टेंट फोर्स का मिला। बोलो कोई डाउट है? ना सर। ओके श्योर। यानी कि वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मिला, तो उसकी यदि डेफिनेशंस बनानी हो तो क्या बना सकते हैं, तो बता सकता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल्स टू, कौन बता सकता है? 2 बोलो। integrated product of यस, इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स ओवर द डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है ना उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दो, ये क्या है इंटीग्रेशन, तो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फोर्स का, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। वेरिएबल क्या है dx, तो ओवर dx यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये काफी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि फाइंड डिफाइन द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। खाली वर्क डन नहीं पूछेंगे, डिफाइन पूछेंगे वर्क की, लेकिन किस फॉर्म में, वेरिएबल फोर्स में, क्योंकि वो वर्क वाली डेफिनेशन तो सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डेफिनेशन जनरली कम से कम स्टूडेंट्स को पता होती है, तो खास ध्यान रखना। बोलो क्लियर हुआ यहाँ, कोई डाउट किसी को? नो सर। श्योर। वेरिएबल फोर्स यानी कि जब हमारा जो फोर्स है, थोड़े टाइम के लिए मैंने 5 न्यूटन लगाया, थोड़े टाइम के 2 न्यूटन लगाया, 15 लगा दिया। जैसे हमारी जो कार होती है उसके अंदर जो एक्सीलरेटर होता है, सिखाओ कार होते हैं, सिखाओ कार जो चलाते हैं तो क्या करते हैं, झटका लगाते हैं, पता है ना, उसकी स्पीड है ना ऐसे टूटक फूटक स्पीड रहती है। कार जो है वाइब्रेशन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो फोर्स एक्सीलरेशन जो दे रहा है वो इतनी इजीली नहीं दे रहा है, क्योंकि ये
कांस्टेंट एक्सेलरेशन से काम हो, वो क्या लगाएगा, झटका लगाएगा, यानी कि फोर्स जो है गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर वेरिएबल फॉर्म में लगेगा। तो इस हिसाब से हमें जाना होता है तो फोर्स कौन सा ले। इस कार, यदि कार समझ लो ए से बी तक पहुंचती है, तो आपने थोड़े टाइम के लिए 5 न्यूटन लगाया, थोड़े टाइम के 2 न्यूटन लगाया, थोड़े टाइम 10 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन, 7 न्यूटन, ऐसे फोर्स अलग अलग लगता है। आप वर्क का फॉर्मूला डालोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो है भाई, समझ लो भाई मैंने ये 20 किलोमीटर कवर किया, लेकिन इसमें से फोर्स कौन सा लगाओगे, 5 लगाओगे, 2 लगाओगे, 10 लगाओगे, 1 लगाओगे, 7 लगाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं वेरिएबल फोर्स का मीनिंग क्या है, हाँ कि ना? सर हाँ ओके, तो हाँ सर। इस केस में ये फॉर्मूला आपके लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, यानी कि वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, आप उससे डिराइव कर सकोगे नहीं। तो इसीलिए हम वेरिएबल फोर्स का ये फॉर्मूला डालते हैं, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में आप सब कुछ सीखोगे, डोंट वरी। लेकिन क्लियर हुआ सभी को ये? हाँ सर। यदि क्लियर हुआ तो आंसर बताओ। चलो इसका, area between the force displacement curve and the displacement axis is give the वर्क वर्क। वर्क चलो वर्क इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर नहीं बताने, मैं पहले सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि एक बार कराना पड़ेगा मुझे। फोर्स दिया हुआ है, अब देखो यहाँ 7 माइनस 2x प्लस 3x, यानी कि कौन सा फोर्स हुआ, ये वेरिएबल फोर्स हुआ। समझ में आया? ऐसा कोई 15 न्यूटन ऐसा नहीं दिया हुआ है। 2 आए काफी बार, काफी सारे स्टूडेंट्स को। चलो ये कौन सा है, ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है? कांस्टेंट। कांस्टेंट ध्यान रखना यहाँ ये कांस्टेंट फोर्स है। आई जे तो क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, वैल्यू तो फिक्स ही है ना, कांस्टेंट। हाँ, यदि यहाँ ऐसे आया होता कि 2x आई कैप 3y j कैप, यहाँ x तो x ही होगा, y नहीं आ सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है। तो x यदि आया तो वेरिएबल हो जाएगा, पता चलेगा ना। अब कांस्टेंट फोर्स दिया है कि वेरिएबल फोर्स है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे छोटी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ जो फोर्स दिया हुआ है, वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं डेटा। लिमिट आपको कहां से कहां देनी है, 0 से लेके 5 तक, xi से xf तक, इनिशियल 0 और फाइनल 5। मास आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम। वर्क का फॉर्मूला कौन सा बताओ, चलो आगे अभी डिराइव किया था वेरिएबल फोर्स के लिए, इंटीग्रेशन fx into dx xi to xf, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन f of x fx into dx। f of x आपको दिया हुआ, f of x का मीनिंग पता है ना, वो x वेरिएबल में हो। dx स्क्वायर माइनस ये 2x आंसर प्लस कहां से आ गया? चलो f of x यहाँ दिया हुआ है 3x 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 0 से 5 तक। बताओ इंटीग्रेशन, चलो उसका 7 का क्या होगा इंटीग्रेशन, 7x इंटीग्रेशन क्या 0, इंटीग्रेशन है, 7x डिफरेंशिएशन नहीं है। 2x का x x स्क्वायर कैसे पता चला, देखो 2 इंटू एक्स, एक्स का क्या होता है, पावर ऊपर और नया पावर नीचे, यानी कि नया जैसे 2x है तो पावर 1 है, तो पावर में एक ज्यादा, और जो नया पावर बना 1 प्लस 1 2 नीचे, 2 2 हो जाएगा कट, 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? 3x स्क्वायर का x क्यूब एक्स क्यूब x क्यूब। लिमिट कहां से कहां डालनी है, 0 से 5 5 अब देखो आप यहाँ 0 डालोगे तो फाइनली 0 ही हो जाएगा सब कुछ, तो आपको डायरेक्ट 5 लगा दो, पता चला ना। हाँ 5 7 जा 35 सोल्व करो तो क्या आ रहा है, 135 देख के बोला। ना ओके बोलो, कोई डाउट है किसी को? सर एक बार पांचों रिपीट करो ना आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फोर्स आपको दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 2x 3x स्क्वायर,
डिस्प्लेसमेंट आपको ये दिया हुआ है 0 से 5। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लिमिट में होता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल dx है तो वेरिएबल कहाँ है 0 से 5 तक। f ये लगा दिया, इस इंटीग्रेशन कर दिया 7 का 7x 2x का x स्क्वायर 3x स्क्वायर का x क्यूब। कैसे आया पता चला ना, 3x स्क्वायर का x क्यूब। तो जो 2 पावर है ये तो कांस्टेंट टर्म है 3, तो पावर में एक बढ़ा देना है और नया पावर नीचे कर देना है, तो 3 3 हो जाएगा कट, 2 + 1 x क्यूब। ओके, वैसे मुझे ये सब कुछ अभी बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन आपको समझा दिया है, फिर भी आप बायो वाले स्टूडेंट्स या अभी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, आपको भी आपके लिए इंटीग्रेशन अभी तो नया ही है, जब तक नहीं चलेगा तब तक। ये मिला आपको। अब जो लिमिट होती है, जैसे लिमिट क्या है यहाँ 0 से 5 की, तो एक बार 5 लगा दो सारे जहां x दिख रहा है, और एक बार 0 लगा दो, क्योंकि 0 आप जैसे लगाओगे तो फाइनल आंसर तो 0 ही हो जाएगा, हाँ कि ना। हाँ यहाँ x की जगह 0 डाल, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं बचा, उसका एडिशन कर दिया, तो आपका 135 आंसर। बोलो क्लियर, कोई डाउट इसमें? हाँ सर। सर આપણે બોલ x 0 આપે તો ત્યાં 1 હોય તો આપણે 1 મૂકીને પછી માઈનસ કરવાનું यस હતું। माइनस करना है, मैंने सिखाया था ना आपको लिमिट वाली इंटीग्रेशन। यहाँ 1 है तो यहाँ जैसे 5 लगाया ना उसमें माइनस करके एक काम करते, शायद ये नेक्स्ट ऐसा ही है, चलो ये ऐसा ही है ना 2 to 6 बस। चलो ऐसे यही बोल रहा था ना कि 0 की जगह होता तो चलो चलो ये। अब यहाँ एक चीज आपको पता चले, यहाँ मास का कोई काम ही नहीं हुआ। क्यों मास से काम नहीं पता है किसी को? क्या वर्क मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? यहाँ कहीं भी मुझे मास लगाना नहीं पड़ा, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या वर्क मास के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? बोलो ना। क्या ना? कैसे ना? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि फोर्स मास के ऊपर डिपेंडेंट है तो जो वर्क फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वर्क मास के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ? कैसे डायरेक्टली बता सकते हो? यहाँ आपको मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि मास की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे डायरेक्टली एफ दिया था। इट डजंट मीन दैट द वर्क इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला में मास इंटू एक्सेलरेशन आ रहा है तो वर्क भी मास के ऊपर डिपेंडेंट होगा। कॉमन लॉजिक है, आप नील को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे उठा के, और पार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, क्या क्या वर्क अलग अलग सेम होगा आपका? नहीं सेम होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मास के ऊपर डिपेंड है, ऐसा मत सोचो कि फॉर्मूला में कहीं यूज नहीं हुआ है। थोड़ा लॉजिकल सोचो यार, ऐसे सिंपली डायरेक्टली सोचो मत, अंदर घुस के सोचना है। चलो लगाओ, जो सोल्व कर सकते हो सोल्व करो जल्दी से फटाफट। ये सम ट्राई करो मुझे आंसर देने का। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बाद में जब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ ना तब मुझे बताना जल्दी से। चलो मैं समझाई, जिसको आ रहा है ना खुद ही ट्राई करना, प्लीज देखना मत। जिसको नहीं आ रहा है वही यहाँ सामने ध्यान रखना। फोर्स एफ दिया हुआ है 3x, वर्क फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट आपको 2 से 6 तक दिया हुआ है, 2 से 6। फोर्स दिया हुआ है 3x, 3x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, 3x का इंटीग्रेशन देखो नहीं पता चले तो 3 एज यूजुअल रखो, और x के ऊपर पावर 1 होता है। यदि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो क्या करना है, नया एक पावर ऐड कर देना ऊपर, और नया पावर जो बने वो नीचे, यानी कि 3x का इंटीग्रेशन क्या आया आपका 3x²/2। सर 48। लिमिट डालनी 2 से 6 तक, 3/2 को बाहर ही ले लो टेम्पररी, और यहाँ रख दो x², लिमिट 2 से 6 तक। ध्यान रखो अब एक बार जहां x दिख रहा है, देखो इसका मीनिंग क्या, जो लिमिट है उसका मीनिंग जो x आएगा क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन के बाद वो डालना आपको। 3/2, एक बार x की जगह 6 तो 6 का स्क्वायर 36, और एक 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 36 - 2 32, 2 16 जा तो 16 3 जा 48 न्यूटन, सॉरी जूल, नॉट न्यूटन बट जूल। चेक करते आंसर सही है। किसका आ गया था राइज योर हैंड? किसका आ गया था? यदि आया है अभी सोल्व कर रहे हो तो भी बता दो, आ रहा हो तो राइज योर हैंड। किसको कितना क्लियर हुआ था? खुद कितने स्टूडेंट्स ने ट्राई किया हुआ था? आलसी मत बनो, यदि ट्राई किया हुआ तो राइज योर हैंड, तो एटलीस्ट पता चले मुझे। यदि ट्राई किया हुआ तो अपना हाथ खड़ा कर देना।
और अभी जो देख रहे थे उसको मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के लेक्चर्स वापस देख लो। अभी भी ये इतना कॉमन लॉजिक यदि नहीं समझ में आ रहा है मीन्स व्हाट, आपका इंटीग्रेशन वीक है। वो वीक रहेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी इतने टाइम के बाद, 3 महीने के बाद भी अभी भी आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सके, इतना टाइम नहीं निकाल सके, तो छोड़ दो फिजिक्स को पढ़ना या साइंस को छोड़ दो। ओके, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम किसी को भी मैं इंटीग्रेशन का सम पूछूं तो आना चाहिए सभी को। चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ध्यान देना। यदि कोई ट्राई कर सकता है तो करो, नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से समझा दे। क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ जो लिमिट है ना कुछ ऐसे बना दिया। अब क्या करोगे बोलो? चलो, अभी तक तो एक ही वेरिएबल था, यहाँ 2 वेरिएबल एक्स और वाई जो मैंने भूल से एक बार लिख दिया था। यदि आप भी गया, चलो भूल से इक्वेशन बना भी दिया, पेपर सेटर्स ने, स्कूल के टीचर्स ने, वैसे बनाया गया ना इतने लेवल के आपके स्कूल के जनरल इक्वेशन हार्ड नहीं होगे स्कूल के पेपर तो, लेकिन एमसीक्यू जेडबल नीट के लिए यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या करोगे बताओ? चलो, कैन एनीवन ट्राई? यस સર બોલીએ। x માટે અલગ ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરશું, y માટે અલગ કરીને પછી બેનો એડિશન કરી દેવાનું। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो एक काम करते हैं, क्या करना है उसमें, एक काम करो पहले लेक्चर्स को रीज्वाइन कर लो क्योंकि 2 मिनट में मजा नहीं आएगा, बीच में रह जाएगा सम। तो फटाफट से जल्दी से लेक्चर्स रीज्वाइन कर लो। चलो सारे स्टूडेंट्स।